नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परिषद परिषद भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एससीईआरटी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से छात्रों को सम्मानित भी किया। साथ ही सीएम ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सीएसआर की मदद से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एससीईआरटी लोकार्पण भवन का किया है आज, और सीएम धामी ने इस दौरान छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया है। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे और साथ ही उमेश शर्मा काऊ क्षेत्रीय विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि भाई रिजल्ट समय पे घोषित होने चाहिए। हमने विश्वविद्यालय में भी एक कैलेंडर घोषित किया है। एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक दीक्षांत और एक चुनाव का, और इसको हम अक्सर सब फॉलो करते हैं। इस बार का जो रिजल्ट होगा वो हम 20 अप्रैल को घोषित करेंगे। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि अंक सुधार और उनका साल खराब न हो, इसके लिए हम रिजल्ट समय पे घोषित कर देते हैं। जो अंक सुधार में परीक्षा देते हैं बच्चे, वो उसी साल जो है दूसरी क्लास में आ जाते हैं। तो मैं अपने डीजी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि काफ़ी चीज़ें हमारी समय पे हुई हैं। इस बार मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग में टीचरों की जब ट्रांसफ़र होते थे तो जितने ट्रांसफ़र होते थे उससे ज़्यादा कोर्ट चले जाते थे, और जब मैं देखता था तो कोई खुश नहीं होता था। कहता साहब मैंने वहाँ भरा था वहाँ नहीं मिला, वहाँ भरा था वहाँ नहीं मिला। इस बार आपके मार्गदर्शन में हमने काउंसलिंग व्यवस्था शुरू की है, और मैं कह सकता हूँ कि लगभग 5,000 टीचरों के अभी तक ट्रांसफ़र हो गए हैं। वो 5,000 तो खुश हैं ही, 70,000 इसलिए खुश हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। और एनईपी में भी भारत सरकार कहती है कि जो ट्रांसफर अच्छे वो करेगी, जो भी सरकार करेगी उसको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। जो रिक्रूटमेंट अच्छे ढंग से करेगी उसको भी 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो हमारा राज्य जो है अब टॉप 10 राज्यों में इस साल आ जाएगा, क्योंकि हमने काउंसलिंग व्यवस्था करा दी है। अब विद्या समीक्षा केंद्र भी बन गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी कैबिनेट में विद्या समीक्षा केंद्र के लिए पूरे जितने हमको स्टाफ चाहिए वो भी उन्होंने पास कर दिया है। अगले वर्ष से टीचरों के ट्रांसफर ऑनलाइन हो जाएंगे। अगले वर्ष से टीचरों की जो दिक्कतें थी वो सब ऑनलाइन हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अब टीचर भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे और अभिभावक भी खुश रहेंगे। इस बार काफ़ी जगह से मुझे फोन आ रहे हैं कि मंत्री जी इस बार दुर्गम से काफ़ी टीचर सुगम में जा रहे हैं, क्योंकि 20-20 साल से लोग दुर्गम में थे, 25-25 साल थे। अभी हमने एक आदेश से किया है कि जिस स्कूल में 70% से कम टीचर होंगे वहाँ जब तक हम प्रतिस्थानीय नहीं भेजेंगे तब तक वहाँ का टीचर रिलीव नहीं होगा। और मैं आप लोगों को ये भी श्योर कर रहा हूँ कि हम 1500 एलटी के टीचरों की भर्ती करने जा रहे हैं। लगभग 700 जो है हम लेक्चरर्स की भर्ती करने जा रहे हैं। 3,000 से ज़्यादा हम बेसिक शिक्षा में भर्ती करने जा रहे हैं। तो अब टीचरों की भी समस्या अब हमारे प्रदेश में नहीं रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से और प्रधानमंत्री जी की तरफ से बच्चों को किताबें फ्री मिलती हैं, जूते फ्री मिलते हैं, बस्ता फ्री है, ड्रेस फ्री है। जो लड़की कक्षा 9th में जाएगी उसको साइकिल फ्री है। जो लड़की टॉपर आएगी या लड़का आएगा उसको 600 रुपये हर महीने मुख्यमंत्री जी की तरफ से देते हैं। 7वीं में आएगा 700 रुपये देते हैं, तो 12वीं में आएगा 1,200 रुपये देते हैं। जो बच्चा टॉपर आएगा उसको 21,000 रुपये दे रहे हैं।
और अब ताली ये बजाओ आप लोग कि आप पूरे प्रदेश के बच्चों को एक एक 3-3 नोटबुक भी मुख्यमंत्री की तरफ से फ्री दी। अब ये बताओ, ऐसी सरकार कभी देखी आप लोगों ने पहले? बोलो। खाना भी फ्री आप ही करते। पहले जो गैस सिलेंडर का ढुलान का दिक्कत आती थी, इस बार हमने लड़ झगड़ के भारत सरकार से भी और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया, अब जो गैस सिलेंडर का गैस ढुलान है वो भी हम इस बार मिल जाए। तो मैं इतनी बातें बता सकता हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई आज, और आज मैं अपने टॉपर बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सच में आपने हमारा नाम भी रोशन किया है, अपने स्कूल का भी किया है, अपने घर वालों का भी किया है। और मुझे आशा है कि इस बार मुख्यमंत्री जी जो हमारे टॉपर बच्चे हैं, आपने भी देखा होगा, आप कह रहे थे कि बहुत आ रहे हैं, हम 1, 2, 3 और 4 तक टॉपरों को सम्मानित करते हैं। हो क्या रहा है कि एक बच्चा जो है, माना 3 बच्चों को सम्मानित करना है, तो जो तीसरा वो है क्या रैंक, उसमें 10-10 बच्चे सेम नंबर ले आ रहे हैं, और एक बच्चा तो इस साल ऐसा है कि जिसके 500 के 500 नंबर आ रहे हैं। तो बच्चों में बहुत बड़ी काबिलियत है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी के पहुंचने पर मंदिर के पुजारियों और मंदिर समिति के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। पूजा अर्चना के दौरान सीएम ने भगवान शिव के प्रियगण नंदी महाराज का भी जलाभिषेक किया। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में पहुंचे हुए हैं। एक तरफ नंदी का जलाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बाबा केदार के दर्शन करने के बाद जो वहां के पंडा पुरोहित हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तिलक लगाकर उनका स्वागत भी किया है। और हरिद्वार से खबर मिल रही है, कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा हुई है शुरू। हर की पौड़ी से शुरू की गई यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत तमाम नेता रहे मौजूद। 4 अगस्त तक चलेगी कांग्रेस की पैदल यात्रा। सरकार पर केदारनाथ धाम के व्यवसायीकरण का भी लगाया है आरोप। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस दौरान दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रहे मौजूद, और इसी के साथ ही देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहे हैं। 4 अगस्त तक ये पैदल यात्रा जारी रहेगी, और इस दौरान हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक पैदल यात्रा करेंगे। इस यात्रा को नाम भी दिया गया है केदारनाथ बचाओ यात्रा। तो आज से इसकी शुरुआत भी हो गई है। हरिद्वार गंगा घाट से इसकी शुरुआत की गई है। हर की पौड़ी में पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं ने डुबकी लगाई, उसके बाद ये यात्रा शुरू कर दी है। और संवाददाता मनोज कश्यप ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये यात्रा रहने वाली है, और आज विधिवत तौर पर जिस तरह से यात्रा का शुभारंभ हो गया है, क्या मायने लगाए जा रहे हैं इस यात्रा के? बिल्कुल, देखिए, विशाल संस्कृति और धार्मिक आस्था को बचाने के लिए कांग्रेस ने पद यात्रा का आयोजन किया। यहाँ की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार हर की पौड़ी से की गई। तमाम सबसे पहले जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के करण वो तमाम अपने दल के साथ में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ में हर की पौड़ी पर पहुंचे। वहां पे सबने गंगा स्नान किया। उसके बाद यहाँ पे पूजा अर्चना की गई है, गंगा माता की पूजा की गई है। उसके बाद यहाँ की यात्रा की शुरुआत की जाएगी। और यहाँ पे अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, इस यात्रा में यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है हरीश रावत, वो भी शामिल हो गए। तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता वो इसमें शामिल हो गए। स्थानीय विधायक कांग्रेस के शामिल हो गए। यहाँ पे मंत्री जो गणेश गोदिया ने वो भी यहाँ पे शामिल हो गए। मंत्री प्रसाद नैथानी है वो भी इसमें शामिल हो गए। यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से की जाएगी। हालांकि यात्रा जो है 4 या फिर 5 अगस्त का समय रखा गया है, जो केदारनाथ मंदिर पे जाके खत्म होगी। जिस तरीके से यहाँ पे केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है दिल्ली में, उसको लेकर यहाँ पे उन्होंने साथियों से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को भयभीत किया जा रहा है। यहाँ पे एक बारकोड भी जारी किया गया है जिससे चंदा लिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना होगा धर्म के प्रति, और इसलिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। जी, तो इस दौरान कौन कौन बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहे हैं?
बिल्कुल देखिए यहाँ पे इस पद यात्रा में जो है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष गणेश कोडियार, पूर्व मंत्री नव प्रभात और मंत्री प्रसाद नैथानी, भगत सिंह बिष्ट समेत अन्य पार्टी के जो विधायक है, पूर्व विधायक है, वो जो है इस यात्रा में शामिल हुए। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये यात्रा हरिद्वार से होते हुए पूरे तमाम जो प्रदेश के जो जितने जिले उनमें को घूमते हुए केदारनाथ मंदिर पे जाके समाप्त किया जाएगा। यहाँ पे लोगों से मुलाकात भी की जाएगी, यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, आस्था के बारे में भी लोगों को समझाया जाएगा। जी, तो ऐसे पे जो पक्ष के लोग हैं यानी कि बीजेपी के लोग हैं वो क्या बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बयानबाजी कर रहे हैं इस यात्रा पर? बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो विपक्ष के लोग होते हैं या फिर जो कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टी होती है, वो ऐसी यात्रा पे कहीं ना कहीं कुछ कमेंट बाजी जरूर करते हैं। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका यही कहना है कि कांग्रेस के द्वारा कोई ये पहली यात्रा नहीं है, ऐसी यात्रा पहले भी की गई है, ऐसी यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के प्रति किए वो काम कोई अन्य पार्टी नहीं कर सकती। ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका कहना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि चाहे कांवड़ मेले के जिक्र करते हुए कहा है कि लगातार जो कांवड़ मेले का आयोजन किया जाता है हरिद्वार में, जो शिव भक्त होते हैं यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गणतंत्र को रवाना होते हैं, उस समय हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर पुष्प व्यवस्था की जाती है, तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं और अन्य जो भंडारे होते हैं उनके आयोजन किए जाते हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धर्म को बढ़ावा भी दिया जाता है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज से कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हर की पौड़ी हरिद्वार से शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस की यात्रा 4 अगस्त तक चलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की यात्रा को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि ये वही कांग्रेस है जब सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात होती है तो ये पार्टी सबसे आगे नजर आती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता तब कहाँ थे जब हरीश रावत ने हरिद्वार गंगा को नहर कहा था। विपिन कैंथोला ने कहा, कांग्रेस जब सनातन की बात करती है तो वो काफी हास्यास्पद लगता है। जब जब सनातन धर्म की विरोध की बात आती है, जब जब सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात आती है, तो कांग्रेस सबसे आगे होती है। ये वही कांग्रेस है, ये वही हरीश रावत है, वही करण महरा है, ये वही प्रीतम सिंह है, वही सूर्यकांत धस्माना जी हैं, ये वही यशपाल आर्य हैं, जिनके होंठ सिले हुए थे जब हरीश रावत जी कहते हैं कि ये गंगा मोक्षदायिनी गंगा नदी नहीं है, ये गंगा एक नहर है। तब सनातनियों के लिए जो गंगा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, आज सद्बुद्धि आई कांग्रेस को, गंगा स्नान कर रही है। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेसी सनातन और सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता की बात करें। उत्तराखंड में मानसून सीजन में आपदा का डर बना रहता है। वहीं पहाड़ों से लेकर मैदान तक लोग भारी बारिश से परेशान हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सोनिका ने मानसून को देखते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान डीएम ने बारिश के चलते स्थिति की जानकारी ली। साथ ही बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया है कि सभी जगह स्थिति अभी सामान्य है। ऋषिकेश के शहरी हिस्सों में भी जलभराव की अभी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है। अभी मेरे द्वारा एसडीएम्स और तहसीलदार डीसी के द्वारा मेरे द्वारा समीक्षा की गई थी और सभी जगह जितने भी हमारे सब डिविजन हैं सभी जगह पे अभी स्थिति सामान्य है। जो शहरी एरिया है वहाँ भी ऋषिकेश एरिया में तो ऐसा वाटर लॉगिंग का कोई इशू नहीं है। जो देहरादून का एरिया उसमें कुछ जगह पे जहाँ भी हमारे पास नगर निगम के कंट्रोल रूम में या आपदा के कंट्रोल रूम में शिकायतें जल भराव की शिकायतें आ रही है, वहाँ पे हम अपनी टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा मसूरी में जहाँ जहाँ जो रोड ऑब्स्ट्रक्ट हुई है उसमें भी अब मूवमेंट है, अब कहीं भी ऐसा हमारी रोड बंद नहीं है। तो ये समीक्षा के दौरान ये सारी चीजें निकल के आई और सबको ही अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट संसद में पेश किया है। उन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। बिहार, आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता राशि की घोषणा भी की है। उत्तराखंड के बारे में कहा गया है कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान में सरकार मदद करेगी। बजट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का आभार भी जताया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूछ रहा है कि बुलेट ट्रेन 15 लाख रुपए 2 करोड़ रोजगार की बात भी की गई थी, वो तो नहीं मिला है।
जो बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह बजट निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बजट है, दूरदर्शी है। बजट ऐतिहासिक है या नहीं, ये देश की जनता तय करेगी, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा यही वजह है कि तीसरी बार देश की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई है। बीजेपी की सरकार में भारत सभी तरह से मजबूत हुआ है। भारत के समग्र विकास को सुनिश्चित करने वाला ये बजट, साथ ही इस बजट में युवाओं, अन्नदाता, किसान, मातृशक्ति, विद्यार्थियों के साथ ही सभी वर्गों के हितों की पूर्ति करने के साथ ही प्रधानमंत्री के विजन विकसित भारत 2047 को सार्थक प्रदान करने में ये बजट काफी सहायक होगा। Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. इस बजट में युवा, गरीब, श्रमिक, महिलाएं, किसान सभी वर्गों की विशेष रूप से चिंता की गई है, उसका समावेश किया गया है। हर किसी के लिए आगे बढ़ने के लिए उसका नियोजन किया गया है। जनता ने एनडीए सरकार को लगातार तीसरी बार इसलिए देश में सेवा का अवसर दिया, सरकार बनाई, संवेदनशील और सर्वांगीण दृष्टि से काम करने वाली और आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने वाली ये सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करती रही है और 10 वर्षों में भारत हर दृष्टि से मजबूत हुआ है। लोक कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में, और चाहे गरीब का उत्थान हो, किसान का उत्थान हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, नौजवान युवाओं को स्किल से जोड़ने का क्रम रहा हो, ये क्रम निरंतरता से पिछले 10 सालों में चला है। इस बार का जो ये बजट है, इसकी 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, जिनमें सभी सेक्टरों को शामिल कर भारत के समग्र विकास को केंद्र बिंदु में रखा गया है। और इसमें एक ही हेतु है कि भारत 2047 तक दुनिया का विकसित भारत बने, दुनिया का सिरमौर भारत बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बने, और जो पिछले 10 सालों में तेजी से विकास की यात्रा चली है, वो यात्रा और तेज गति से आगे बढ़े। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट से उत्तराखंड को काफी लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड को स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व में आने वाले 5 साल राष्ट्र के विकास को नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वर्णिम पल है। इन्हीं के माध्यम से सभी भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्णता मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बजट राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। जो 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, उसमें कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। और इस बजट में चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, उस योजना को भी विस्तार दिया गया है और उसको जो 3 चरणों में ये योजना अभी तक काम कर रही थी, उसको 4थे चरण में लाया गया है। और इससे निश्चित रूप से हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड को विशेष रूप से लाभ होने वाला है। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इस बजट में जो दैवीय आपदा से होने वाला नुकसान है, उसके लिए भी स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है और विशेषकर से उत्तराखंड का उसमें उल्लेख भी किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का और केंद्र सरकार को विकसित भारत बनाने के इस विशिष्ट जो संकल्प है, इसको देश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि दैवीय आपदा की वजह से हर साल उत्तराखंड को काफी नुकसान होता है, लिहाजा इस बार के बजट में इसे लेकर सहायता देने की बात कही गई है। विपक्ष के आरोप पर सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस के लोग निराशा में हैं, इसलिए उनको बजट में कुछ नहीं दिखाई देता है। जिनके मन में निराशा होगी
उनको हर जगह निराशा दिखाई देगी। भारत आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। भारत आज दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। पूरी दुनिया भारत का मान सम्मान कर रही है और कांग्रेस को निराशा इसलिए दिखाई देती है कि कांग्रेस निराशा में है। 543 में से 99 सीट जीतकर वो अपने आप को जो है पूरे विश्व विजयी जैसा घोषित कर रहे हैं, तो उनके लिए निराशा ही है। बजट को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं, तो इधर कांग्रेस सवाल उठा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पीएम मोदी का फंड जो है वो किसी को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा, अग्निवीर योजना को सुधारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करण माहरा ने कहा कि स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ रोजगार, मेक इन इंडिया का सपना दिखाने वालों से पूछा नहीं जाए, इसलिए ये लोग 2027 का सपना दिखा रहे हैं। फंड देना अलग बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का जो लेखा जोखा है वो किसी को मिलता नहीं, वो बड़ा चिंता का विषय है। जो फंड आ रहा है वो हमको पूरा हमारे को मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसकी हम जांच नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, हमको बड़ी उम्मीदें थी कि पुरानी पेंशन बहाली पे कुछ ना कुछ चर्चा को उसको सिरे से खारिज कर दिया गया। हमको उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को कैंसिल किया जाएगा या उस पर कुछ संशोधन किए जाएंगे, उसको एक सिरे से खारिज कर दिया। सपना दिखाया गया है 2047 का, ताकि अब लोग बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख की बात ना करें, मेक इन इंडिया की बात ना करें। तो 2047 तक का छुट्टी मांग ली आप सबसे कि ना प्रेस मीडिया कुछ पूछ सके, ना विपक्ष कुछ कह सके। तो ये केवल और केवल आंख में धूल झोंकने का है और ऐसा सपना दिखाया गया है जो शायद ही कभी पूरा हो सके। बजट में वित्त मंत्री ने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान में सरकार मदद करेगी। असम, उत्तराखंड, सिक्किम में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता की जाएगी। बजट को लेकर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, इसे लेकर सबकी अपनी अपनी दलीलें। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।